क्या हुआ? मैम कौन सा गेम खेल रहे हो? मैं मनसी बोल रहे हो, आप गेम खेल रहे हो? मैम ये मैं कह रही हूँ मत बोलो, मैं पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ। मैं अभी बच्चियां बना रही हूँ राजा वजीर चोर सिपाही की। ग्रुप बांट देंगे ना 4-4 ठीक है। जल्दी पढ़ा दो, फिर टाइम बचेगा तो खेलेंगे। चलो कहाँ से आके ऐसे लोग? सर को बोलो, मुझे नहीं बोलो। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अरे पढ़ने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्म कर जो हम टेस्ट में करते हैं। मतलब आपकी जो ड्यूटी है उसको पूरा करना, यही होता है परफॉर्मेंस का मतलब। अरे वो स्टेज वाली परफॉर्मेंस नहीं पूछ रही मैं कि हाँ वहां पे जाके वो भी परफॉर्म करना होता है। परफॉर्म करना मींस कोई भी एक्ट करना जो आपकी ड्यूटी बनती थी, है कि नहीं? अब मुझे बताओ सेल के कॉन्ट्रैक्ट में सेलर की क्या ड्यूटी बनती है? कि वो ठीक-ठाक सामान पहुंचाने, माल को बायर तक पहुंचाना। और बायर की क्या ड्यूटी बनती है? उसको एक्सेप्ट करना और बदले में पेमेंट करना। यही दोनों ड्यूटी है, ठीक है। तो यही परफॉर्मेंस कहलाती है। यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंप्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर देम बाय द बायर। क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने एग्रीमेंट बनाया है, ये कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉपी है उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि इतना प्राइस है, ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। तो सेलर को यही क्वांटिटी डिलीवर करनी है, ये उसकी ड्यूटी बनती है। और बायर को यही वाला प्राइस पे करना है जो आपने एग्रीमेंट में लिखा होगा। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बायर की ड्यूटी है गुड्स को एक्सेप्ट करना और उसके बदले पेमेंट देना, और सेलर की ड्यूटी है गुड्स डिलीवर करना। नितिन यहाँ पर आ जाओ। क्योंकि ना ऐसा हो जाएगा कि इस झुंड में बैठ के ना इस झुंड जैसे ही हो जाओगे। आगे आ जाओ। तो एक बार नापस में देखते हैं। अमीशा इधर शिफ्ट हो जाओ, मुझे परवेशी का फेस टू फेस दिखनी चाहिए। आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। लोग मैं अपनी चेयर दे देते। नहीं नहीं मैं नहीं यहाँ देखिए ना, मतलब ना मेरे को मजाक पसंद है लेकिन सिर्फ मेरे साथ करना। क्या? अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आपस में मजाक कर रहा हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। समझ रहे हो? मुझे भी बता दो जो बात उसको कह रहे थे। उसको कुछ कह ही नहीं रहे थे। फिर वो क्यों हंस रहा था? उसने पागल चप्पल निकाल के बैठा था, वो चप्पल पीछे थी। पीछे की। तो हम ऐसे बोल रहे थे कि चप्पल पहन ले, चप्पल निकाल के बैठे हैं, बस इतनी तो बात। बस ये यहाँ बता देते हैं ताकि सारे बच्चे हंस लेते। हंसने की बात ही नहीं करते। चप्पल अब आज सबको बताइए दीदी चप्पल पीछे आगे देखो। अब ठीक है ना, सही लग रहा है ना सबको? उसको नहीं लगा। यहाँ आजा, मैं पढ़ा दूंगा। रोहित के पास तो बैठना चाहिए। चलो, डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी की डेफिनेशन हमने अभी पीछे भी पढ़ी है। क्या क्या होती है डिलीवरी? मैं पोजीशन ट्रांसफर। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूंगी। आपने डिलीवरी की डेफिनेशन अभी तक क्या पढ़ी थी? पूरी डेफिनेशन ठीक से बताओ मुझे। थोड़ा सा जोर देना इस वर्ड पे, वॉलंटरी। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ वन फ्रॉम वन एक तरीके से फ्रॉम वन पर्सन टू, यानी कि फ्रॉम सेलर टू बायर। यही मतलब था। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना वॉलंटरी वर्ड पे। आप अपनी इच्छा से गुड्स को बायर के पास
पहुंचा रही हो अपनी इच्छा से। एक बात बताना, किसी ने गन पॉइंट पे किसी से माल लिया, पोजेशन ले लिया, क्या उसको भी हम डिलीवरी बोलेंगे? तो समझ रहे हो, वॉलंटरी ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि सेलर की खुद की इंटेंशन है बायर के पास माल पहुंचाना। अगर किसी ने गन पॉइंट पे किसी से किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी ली है तो उसको हम डिलीवरी के डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर डिलीवरी फिजिकल पोजेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये लाइन ध्यान रखना। डिलीवरी के लिए फिजिकल पोजेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये बात आपकी पता है किससे क्लियर हो जाएगी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी से। क्या होता था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता, गुड्स वहीं के वहीं रहते हैं। क्या गुड्स में कोई फिजिकल मूवमेंट हुआ है? वहीं के वहीं है। लेकिन पहले किसके बिहाफ पर पड़े थे? अब किसके बिहाफ पर पड़े? लेकिन डिलीवरी तो मानी जाएगी ना। अगर नाम रखा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तो डिलीवरी तो है ना वो, लेकिन गुड्स तो वहीं के वहीं है। यानी कि फिजिकली मूव करना ही पोजेशन ट्रांसफर करना नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? डिलीवरी का मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि गुड्स यहाँ से उठ के यहाँ तक जाने चाहिए। सेलर से बायर के पास में जाना जरूरी नहीं है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आपके गुड्स वहीं के वहीं पड़े थे, फिर भी डिलीवरी मानी गई थी कि सेलर से बायर के पास डिलीवरी हो चुकी है। समझ रहे हो? पहले गोडाउन में गुड्स सेलर के बिहाफ पे पड़े थे, अब गोडाउन में गुड्स बायर के बिहाफ पे पड़े हैं। तो जरूरी नहीं है फिजिकल मूवमेंट हो गुड्स में, ठीक है। गुड्स, ये हमारा गोडाउन बना हुआ है, यहाँ पर ये माल रखा हुआ है, ये माल यहीं का यहीं है, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाती है, क्यों? क्योंकि पहले इसका मालिक था सेलर, अब इसका मालिक कौन है? बायर। बायर ने कहा मैं उठा लूंगा लेकिन अभी अपने पास रखो। हम तो क्या मान के चलेंगे कि हमने बायर को डिलीवरी दे दी है। समझ रहे हो? तो फिजिकल पोजेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। द बाय मतलब डिलीवरी का मतलब क्या है? बायर शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजीशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओवर द गुड्स। अगर गुड्स के ऊपर राइट बायर का बन चुका है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसको डिलीवरी मिल चुकी है। समझ रहे हो? अगर उन गुड्स के ऊपर किसका राइट हो गया? बायर का, तो ये मान लेना कि इसको डिलीवरी हो चुकी है। तो द बायर, उस मतलब बायर की पोजीशन क्या होनी चाहिए? उस गुड्स के ऊपर वो अपना अधिकार जमा सकता है, चाहे वो उन गुड्स को तोड़ दे, चाहे वो उन गुड्स को आग लगा दे। अगर बायर के पास राइट है ये सब करने का, तो यानी कि सेलर ने बायर के पास डिलीवरी कर दी है, ठीक है। तो फिजिकल मूवमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्लियर हो रहा है? जरूरी नहीं है माल इधर से उधर जाए, माल वहीं के वहीं भी रह सकता है। लेकिन अगर अपने बायर को राइट ट्रांसफर कर दिए सारे कि अब इस मालिक इस गुड्स के आप हो, आप चाहे कुछ भी करो इसके साथ, तो हम मान के चलेंगे कि सेलर ने बायर को डिलीवरी दे दी है। क्लियर है? अब आपकी डिलीवरी, अच्छा एक मिनट और, इफ द पोजेशन इज टेकन थ्रू अनफेयर मीन्स, अगर आपने पोजेशन कैसे लिया है? गन पॉइंट पे या अनफेयर मीन्स से, तो देयर इज नो डिलीवरी ऑफ द गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच द पार्टीज agree shall be treated as delivery or putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf। कहने का मतलब क्या है? डिलीवरी हम किसको कहते हैं? जब दो पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं और एग्रीमेंट करने के बाद हम उस गुड्स को बायर तक पहुंचा देते हैं, या बायर के पास हम राइट ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर बायर के पास नहीं तो बायर के द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो बायर का जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो उस गुड्स को होल्ड करने के लिए तैयार है। हमारा एक एग्जांपल था मिसेस गोरी वाला, याद आ गया था आपको? कूलर किसने लिया था? बायर कौन था? ठीक है, मिस्टर गोरी बोले मैं, मिस्टर गौरव बोले मैं। बायर था मिस्टर गौरव, लेकिन कूलर का पोजेशन किसने लिया था? मिसेस गोरी ने। तो उसके बिहाफ पर ही तो लिया था ना, तो कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन अगर उसको होल्ड कर ले तो हम डिलीवरी उसको मानेंगे। लेकिन अगर कोई अनफेयर मीन्स से डिलीवरी ली गई है, तो अनफेयर मीन्स से कोई पोजेशन लिया गया है तो उसको डिलीवरी नहीं कहेंगे। क्लियर है? चलो
डिलीवरी कितने टाइप्स की थी? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक, ठीक है। अब मुझे बताओ अब यहाँ पे हमारा जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो अब हो रहा है सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 44 तक परफॉर्मेंस का है। तो सेक्शन 31 में क्या लिखा हुआ है देखो, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। सिंपल, सेलर की ड्यूटी क्या बनती है? और बायर की ड्यूटी क्या बनती है? एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर एंड पेमेंट करे, पे फॉर देम, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो आपने एग्रीमेंट बनाया उसकी टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 32, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशन। कंकरेंट क्या होती है? हाँ बिल्कुल, साथ साथ चलने वाली चीजें। जूते दो पैसे दो, देखा ना, मूवी देखी थी, जूते दो पैसे लो। एक हाथ से गुड्स, सबसे पहले फील इसी को आइए कि जूते खा रहा है। एक हाथ से गुड्स लो और दूसरे हाथ से पेमेंट कर दो। नॉर्मली आपका यही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इधर से आप मान लो फोन लेने गए, फोन लिया और साथ ही साथ पेमेंट उसकी कर दी। नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट इसके अलावा नहीं हो सकते? कई बार ऐसा भी तो होता है, गुड्स आज लिया भाई परसों पेमेंट दे जाऊंगा, होता है ना। तो क्या वो कंकरेंट है? नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट कुछ और है तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। लेकिन नॉर्मली आपका जो पेमेंट और डिलीवरी होती है वो कंकरेंट कंडीशन होती है। जैसे ही माल रिसीव करते हैं हम, उसके बदले हम पेमेंट कर देते हैं, या जैसे ही हम पेमेंट करते हैं हमें माल रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये वर्ड इसीलिए ही लिखा गया है कि इसके अलावा जो एग्रीमेंट बनाया तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मली हम ये बात कह रहे हैं। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, delivery of goods and payment of price are concurrent condition. That is to say, the seller shall be ready and willing to give possession of the goods to buyer in exchange for price, and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for possession of goods. सेलर जो है वो रेडी है आपको गुड्स देने के लिए, किसके बदले में? पैसे के बदले में। और बायर रेडी है किसके लिए? पैसे देने के लिए, किसके बदले में? गुड्स के बदले में। समझ रहे हो? नॉर्मली यही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ और बनाया है कि पेमेंट 3 दिन बाद होगी, गुड्स आज डिलीवर हो जाएंगे, तो हम उसी को ही वैलिड मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं है तो हमारी ये वाली पोजीशन चलेगी। क्लियर है? सबको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है ना? अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये बहुत बार लॉ में मिल जाता है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इसका मतलब ये जब तक आपने कुछ और एग्रीमेंट किया तो उसको मान लो, लेकिन अगर कोई और एग्रीमेंट नहीं है तो हमारी वाली बात मान लो, ठीक है। चलो अब आता है सेक्शन 33 से लेकर 41 तक एक सीरीज बनेगी आपकी। बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, बड़ी इजी है, जल्दी हो जाएगी। हाँ बस हो जाएगी 5-10 मिनट में, उसके बाद हम राधे बजी जोर से बाइक खेलेंगे। और उसमें जो हारेगा ना वो गोलगप्पे खिलाएगा, ठीक है। ओके मैम। अब निकाल दो ना। ओके मैम। ओके मैम। मैं मुस्कान को जिता देना, खाने पे आएगी ना तो 200-250 में खत्म। मुस्कान को जिता दो या हरा दो? जिता दो ताकि खिलाए। एक बार जिताई, जिताने पे थोड़ी खिलाने हैं, हराने पे खिलाने हैं। जो हारेगा वो खिलाएगा। खाने लग गई ना मैम तो हम लुट जाएंगे। हम लुट जाएंगे, तो इसको हराना है हमने ताकि पूरी क्लास को खिलाए। खाता तेरा बड़ी लंबी लिस्ट लग जाएगी फिर इसके चलो अब गोलगप्पे वाला देख लेना, ये लगाने वाला है, मतलब बैनर होने से मेरे को लगता है यहाँ से प्रिंट करवा के ले जाएगा। आज नकद तेरे को जरूर दिखाएगा, देखियो थोड़ा देर में मुस्कान। ये अरे बाप ये दिन करवाया वो मेरी 500 का नोट था, वो बोला क्या कोई बात नहीं, फ्री में खा लो ऐसे। नहीं चलो रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब क्या क्या रूल्स हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए? सेक्शन 33 से लेकर 44 कवर होंगे। सबसे पहले देखो डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब अगर आपने बायर के पास सारे राइट ट्रांसफर कर दिए हैं गुड्स को तोड़ने के, मरोड़ने के, फेंकने के, आग लगाने के, मैम इसमें इतनी गैप क्यों छोड़ रखी
भी है क्योंकि उनका चार्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो डिलीवरी का मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच द पार्टीज एग्री shall be treated as delivery of or which has the effect of putting the goods in the possession of buyer or of any person authorized to hold them on his behalf। किसी भी पर्सन को जो बायर से ऑथोराइज है या फिर बायर को अगर हमने राइट्स ट्रांसफर कर दिए हैं या फिर हमने उसको कहा है कि अब आप यूज कर सकते हो तो उसको हम डिलीवरी कंसीडर करेंगे, भले ही गुड्स वहीं के वहीं अभी रखे ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स वहीं के वहीं थे, फिर भी हमने बायर को कहा था भाई तूने यहाँ रखवाना है तू रखवा ले, लेकिन अब ये गुड्स तेरे हो चुके हैं। ठीक है, तो फिजिकल मूवमेंट जरूरी नहीं है, उसको भी डिलीवरी कहेंगे जहां पर हमारे पास बायर के पास राइट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया डिलीवरी का। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। इसका एक जगह चार्ट देखना जरा यहाँ पर। पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी का मतलब कुछ दे दी कुछ बात नहीं। वेरी गुड। अब इसमें ना दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सुनना जरा, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मान लो आपके जैसे ये गुड्स पड़े हुए थे, गौरव तूने भी आगे आना है क्या? मैं बिठा दूंगी, चाहे नीचे क्यों ना बिठाना पड़े। मैं फिर इसको भंडारी की ला रही। कोई बात नहीं, भंडारे में रोज आके खड़ा नहीं होता ये। पावर में नहीं होता, मैं रोज हफ्ते में एक बार होता है। तो ये भी अभी बीच में एक जोक आया था, तुमने देखा था वो जोमेटो वाला? एक लेडी ने एक जोमेटो वाले भैया को कॉल किया और उसने कहा कि मुझे ना तुम्हारी ऐप चलानी नहीं आती तो मुझे लगा कि तुम्हें फोन पे ही ऑर्डर दे दूं। उसने कहा चल मैं लिख लेता हूँ। उसने फोन पे ऑर्डर दिया, थोड़े से कड़ी चावल, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी ये थोड़ी सी वो, मतलब बहुत चीजें ऐड कर दी। उसने कहा आपने ऑर्डर तो दे दिया, ये बताओ रेस्टोरेंट कौन से लेके आना है? कहती रेस्टोरेंट में नहीं जाना, इस वाले गली में इस वाले मंदिर में भंडारा लगा हुआ वहां से लेके आना। जोमेटो वाले ने पर्ची उठा के भी फेंक दी अपनी जिस पे ऑर्डर लिखा था उसने। ठीक है, चलो आप भी करते हो क्या ऐसा? भंडारे वाला काम चलो देखो, पार्ट डिलीवरी के ना मैं पार्ट डिलीवरी के मैं दो एग्जांपल बताऊंगी। आपका ना एक एग्रीमेंट हुआ था, ये पूरे गुड्स को ट्रांसफर, अब मैं शुरू हो चुकी तो चुप हो जाए तो हो गया भंडारा। ये जो गुड्स हैं आपने एग्रीमेंट किया था इन गुड्स को ट्रांसफर करने का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना हमने सिर्फ इतना सा पोर्शन, कितना पोर्शन, सिर्फ इतना सा पोर्शन हमने बायर के पास ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने? एग्रीमेंट किया था कि हम आपको इतना गुड्स ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हमने कुछ गुड्स बायर के पास ट्रांसफर किए। उसके बाद ना बायर ने मना कर दिया, बायर ने मना कर दिया मुझे और नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने जो ये पार्ट ट्रांसफर किया है ना, इसको हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपने होल डिलीवरी कर दी है, पूरे प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दी है। आपका कोई एग्रीमेंट पेंडिंग नहीं है। ठीक है, आपका कोई एग्रीमेंट पेंडिंग नहीं है, हमने जितना ट्रांसफर किया था उसी को ही होल मान लेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, आप ये मत कहना कि मान लो कि पूरा गुड्स 1 लाख रुपए का था, ठीक है, और ये वाला सिर्फ 25,000 का था जो माल, तो पेमेंट बायर कितना करेगा? 1 लाख या 25,000? जितना उसने रिसीव किया उसकी उसने पेमेंट कर दी, बाकी के लिए उसने मना कर दिया, तो हम कहेंगे कि जितना हमने ट्रांसफर किया वही होल डिलीवरी थी और उस पूरी डिलीवरी की मेरे पास पेमेंट आ चुकी है। लेकिन यहीं पर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेना चाहूंगी, जहां पर हमने एग्रीमेंट किया था पूरे गुड्स का, ये हमने एग्रीमेंट किया था पूरे गुड्स का, अभी तक सेम बात चल रही है। यहाँ भी एग्रीमेंट हुआ था पूरा गुड्स ट्रांसफर करने का, यहाँ भी एग्रीमेंट हुआ, लेकिन इस एग्रीमेंट में क्या डाला गया कि मुझे ना थोड़ी थोड़ी करके डिलीवरी चाहिए, 6 पार्ट में डिलीवरी चाहिए, मुझे थोड़ी थोड़ी करके डिलीवरी चाहिए। जैसे जैसे आप मुझे डिलीवरी करते जाओगे वैसे वैसे मैं पेमेंट करता जाऊंगा। तो अगर आपने एग्रीमेंट में ही डिसाइड किया हुआ है कि हमारी डिलीवरी पार्ट डिलीवरी होगी, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट आप देते जाना, मैं थोड़ी थोड़ी पेमेंट आपको देता जाऊंगा, तो उसमें हम कहेंगे कि ये पार्ट डिलीवरी का कंसेप्ट है।
अभी अगर हमने ये ट्रांसफर किया है तो हमने डिलीवरी का एक पार्ट ट्रांसफर किया है, हमने डिलीवरी का दूसरा पार्ट ट्रांसफर किया है, यानी कि डिलीवरी कब कंप्लीट होगी आपकी, जब आपका ये लास्ट वाला पोर्शन बायर तक पहुंच जाएगा। दोनों एग्जांपल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपने एग्रीमेंट में ही डिसाइड किया है कि हम थोड़ा थोड़ा करके माल लेंगे और थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनाया था। आपने सिर्फ क्या कहा था कि मैं ये वाले गुड्स लूंगा, लेकिन सेलर ने कहा कि मेरे पास अभी इतनी ही मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो आप यही वाले रख लो। उसके बाद अगर बायर मना करता है कि मुझे और चाहिए ही नहीं, तो आप क्या मानोगे कि जो मैंने ट्रांसफर किया था वही पूरी डिलीवरी थी और उसके बदले मुझे पूरी पेमेंट मिल गई है। समझ रहे हो? तो जहां पर एग्रीमेंट में ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, अलग अलग किया है, तो हम वहां पे अलग अलग ही मानेंगे, उसको हम पार्ट डिलीवरी ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी पार्ट डिलीवरी नहीं है, यहाँ पर होल डिलीवरी ही मानी जाएगी। ठीक है, जैसे पूरे का प्राइस अगर 1 लाख था तो छोटे पार्ट पर एप्लीकेबल हो जाएगा कि इतना माल 25,000 का है तो 25,000 का पूरा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर और पोर्शन ट्रांसफर होते हैं ना, मान लो तो 4 कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं एक तरीके से, है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट 25 का, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट 25 का, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट 25 का और फोर्थ वन इज 25,000। ठीक है, कहने का मतलब अगर बायर मना कर दे कि मुझे और डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही माल चाहिए, तो उसके बाद क्या होगा, हमारी वो पार्ट डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, उसको हम यही कंसीडर करेंगे कि जितना माल बायर ने मांगा था मैंने उसको दे दिया है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में आपने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे तोड़ तोड़ के ही डिलीवरी करना, तो हम आपको पार्ट डिलीवरी ही करेंगे और वो पार्ट डिलीवरी के कंसेप्ट उसके ऊपर लग जाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लो एक बार, certain goods lying at wharf were sold in a load. The seller instructed the wharfinger to deliver them to the buyer who had paid for them, and the buyer accepted them and took away part. Hence there was delivery of the whole. हुआ क्या, इस एग्जांपल से देखो, ऐसा समझो एक दुकानदार था, ठीक है, ये वार्फिंगर समझते हो? वार्फ क्या होता है, सुना है? जैसे हमारा शिप के थ्रू जैसे सामान बिकता है ना, तो हमने एक ऐसी जगह पर माल दे दिया जहां पे लोड का माल इकट्ठा पड़ा होता था। लोड का माल सुना है? जहां पे बल्क में क्वांटिटी पड़ी होती है। ठीक है, तो एक सेलर ने क्या किया, पूरा बल्क वाला सामान जो था वो किसी वारफिंगर के बंदे को दे दिया। मान लो जैसे बंदरगाह है, ये समझ लो। बंदरगाह क्या होती है, वो तो सुनी होगी, है ना, जो आपका वो किनारा होता है एक तरीके से। तो वहां पर क्या हुआ, एक सेलर ने क्या किया, बल्क क्वांटिटी में उसको सामान दे दिया कि इसको बेच लेना। ठीक है, इसको बेच लेना। अब हुआ क्या, इसको बेच लेने का मतलब क्या है कि एक बायर आएगा क्या सारा ले जाएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। जो बायर आए, जो बायर जितना प्राइस पे करे उसको उतने का माल दे देना। अब मुझे ये बताओ, ये इसको पार्ट डिलीवरी कहेंगे या इसको होल डिलीवरी कहेंगे? क्यों? हिस्सा दे देना। मेरे लिए वो हिस्सा है, लेकिन जो अब एक बात बताओ, सामने वाले के लिए तो पूरी डिलीवरी है ना वो। एक बात बताओ, दुकानदार के पास तो बहुत सारा माल पड़ा होता है। अगर किसी पर्सन को 5 चॉकलेट चाहिए तो वो 5 ही तो लेगा ना। मैंने भले ही वो डब्बे में से निकाल के दिया है, मेरे लिए तो वो पार्ट है, लेकिन कस्टमर के लिए क्या है, पूरा सामान है ना। समझ रहे हो मेरी बात? कस्टमर को अगर 5 चाहिए थी तो आप क्या कहोगे, ये डब्बा ही लेना पड़ेगा आपको, होलसेलर को साइड कर देना। ठीक है, अगर आपको 5 चॉकलेट चाहिए थी तो वो उसमें से 5 चॉकलेट आपको निकाल के दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो गया, होल डिलीवरी मानेंगे। जितना कस्टमर ने डिमांड किया उतना हमने उसको दे दिया। लेकिन जहां पर अगर कस्टमर ने कहा कि मैं तेरा ये पूरा डिब्बा चॉकलेट का खरीदूंगा, लेकिन हर रोज 5-5 ले जाऊंगा, हर रोज 5-5 ले जाऊंगा, आज आया 5 चॉकलेट ली, 5 चॉकलेट के पैसे देगा, इसको बोलेंगे हम पार्ट डिलीवरी। क्योंकि अभी मुझे इस डब्बे में से अगले दिनों में भी 5-5 चॉकलेट उसको देनी है, यानी कि मेरी लायबिलिटी अभी पेंडिंग है। लेकिन आपकी होल डिलीवरी में आपकी कोई लायबिलिटी पेंडिंग नहीं रहती है। समझ रहे हो क्या हुआ? बायर ने अगर मांगा जितना है तो उतना ही देंगे, फुल आपका होल डिलीवरी माना जाएगा वो। ठीक है, जितना उसने डिमांड किया मैंने उसको उतना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया, होल डिलीवरी मानी जाएगी। लेकिन अगर बायर ने मुझे कहा कि खरीदूंगा तो पूरा, लेकिन पार्ट में खरीदूंगा,
तो मैं अगर उसको एक पार्ट अभी दे देता हूँ, मैं अगर उसको एक पार्ट दे देता हूँ तो एक पार्ट देने के बाद मेरी लायबिलिटी अभी पेंडिंग है कि मुझे बाकी के 5 पार्ट भी इसको डिलीवर करने हैं। इसको हम बोलेंगे पार्ट डिलीवरी। समझ में आया बच्चों? चलो, a delivery of part of goods in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as the delivery of the whole, but a delivery of part of goods with an intention of severing it from the whole। यहाँ पर आपकी इंटेंशन थी कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में से आप इसको अलग अलग करके लोगे, तो वहां पर आपकी डज नॉट ऑपरेट एज द डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। इसमें हम आपको होल डिलीवरी नहीं कहेंगे, इसमें हम यही कहेंगे कि हमने पार्ट डिलीवर किया है, बाकी 5 पार्ट डिलीवर करने की मेरी लायबिलिटी अभी क्या है? पेंडिंग। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। अभी भी किसी को डाउट है तो मैं दोबारा बोल सकती हूँ। बताओ, पक्की आवाज आ नहीं रही है? समझ आ गया? अगर बायर की कंडीशन पूरी हो जाती है, बायर ने जितना सामान मांगा है आपने उसको उतना सामान दे दिया, होल डिलीवरी। लेकिन अगर बायर ने कहा है खरीदूंगा तो मैं पूरा, लेकिन पार्ट पार्ट में खरीदूंगा, उसको हम बोलेंगे पार्ट डिलीवरी। ठीक है, भले ही गुड्स तो दोनों केस में सेलर के लिए तो क्या है? पार्ट है ना। उसकी दुकान में 25 लाख 30 लाख करोड़ का माल पड़ा हुआ है, अगर वो उसमें से 1 लाख का माल बेचेगा तो वो तो पार्ट ही बेच रहा है ना, लेकिन कस्टमर ने मांगा भी तो इतना ही था ना, तो वो होल डिलीवरी मानी जाएगी। ठीक है, समझ गए? पार्ट सिर्फ तभी होंगे जब दोनों एग्री करेंगे। जब दोनों एग्री करेंगे, बायर कहेगा कि मैं तेरा 1 करोड़ का माल लेने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन पार्ट पार्ट, उसको हम बोलेंगे पार्ट डिलीवरी। समझ रहे हो? चलो, अब आता है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। एक बात सुनना, एक बायर गया, ठीक है, कई ऐसे बच्चे होते हैं, चलो मैं एग्जांपल ले लेती। एक बायर गया सेलर के पास, उसने कहा मुझे फोन चाहिए। ठीक है, बायर ने कहा फोन मेरे घर पर, सेलर ने कहा ठीक है फोन मेरे पास अवेलेबल है, आप पेमेंट कर दो। बायर ने पेमेंट कर दी। सेलर ने कहा घर पे भिजवा दो, जान पहचान का था। बायर ने कहा नहीं 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 नहीं, घर नहीं पहुंचाना। बायर ने क्या कहा? नहीं नहीं, घर नहीं पहुंचाना, मैं तुझे कॉल करके बताऊंगा कि किस एड्रेस पर पहुंचाना। भाई उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना होगा, ठीक है ना? कौन हंसा? ठीक है भाई, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना होगा। ठीक है, उसने कहा बायर ने कि घर पे मत पहुंचाना, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एड्रेस पे पहुंचाना है। अब बताओ यहाँ पर सेलर की कोई लायबिलिटी है या बायर की लायबिलिटी है? क्या लायबिलिटी है? कि वो उसको जब तक एड्रेस नहीं बताएगा तब तक सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ रहे हो? तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब स्टार्ट होगी? जब बायर उसको एड्रेस बता देगा। तो इस केस में बायर को डिलीवरी के लिए बताना पड़ेगा, तभी सेलर उसको डिलीवर करेगा। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम until the buyer applies for delivery। applies for delivery का मतलब डिलीवरी के लिए आपको फोन नहीं करता जब तक वो, तो तब जब तक बायर आपको नहीं बताएगा तब तक सेलर बाउंड नहीं है डिलीवरी करने के लिए। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे बताना जरा प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा? प्लेस, जहां पर डिलीवरी दी जाएगी गुड्स की, यही मतलब है ना इसका। अगर बायर ने कहा मेरे गोडाउन तक माल पहुंचा देना, तो जब गोडाउन पे पहुंचेगा वही प्लेस हो जाएगा डिलीवरी का। ठीक है, तो आपने एग्रीमेंट में क्या कहा था? बायर ने कहा था कि मेरे गोडाउन तक पहुंचाना। ठीक है, तो वही प्लेस ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। अगर आपने मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है कि डिलीवरी कहां पर होनी है, अब मुझे बताओ कि डिलीवरी किसको मानोगे? प्लेस कौन सा मानोगे? बोल बोल जोर से। जहां पर आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां पर आपका सेल, मतलब मैं नहीं भी हंसना चाहूँ तो भी हंसी आ जाती है। आज तो देखना क्या, उसको यूं भी कर रही है। चलो, तो प्लेस कौन सा माना जाएगा? अगर आपने एग्रीमेंट में कोई प्लेस डिसाइड किया है तो वही प्लेस। अगर आपने एग्रीमेंट में कोई प्लेस डिसाइड किया तो वही प्लेस। हम बात यहाँ पर करेंगे अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है
तब कौन सा प्लेस होगा? तो जहां पर आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया उसी को हम प्लेस ऑफ डिलीवरी मानेंगे। जैसे हमने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया फोन का, दुकानदार के पास खड़े हम, ठीक है, हमने उसको पैसे दिए, उसने हमें फोन दिया, वहां कोई एग्रीमेंट क्रिएट हुआ है नहीं ना, तो हमें प्लेस कौन सा मानेंगे डिलीवरी का? उसी दुकानदार की शॉप, वही हमारा प्लेस ऑफ डिलीवरी है। अच्छा, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वही, अगर एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो जहां पर वो एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो जब वो बिकेगा सामान, जहां पर बिकेगा वही प्लेस माना जाएगा। और तीसरी चीज, अगर फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस केस में जहां पर वो गुड्स, जो गुड्स अभी तक प्रोड्यूस ही नहीं हुए उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसमें प्लेस ऑफ डिलीवरी आपका क्या रखा जाएगा? जहां आपके ये गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, उसी को ही हम प्लेस ऑफ डिलीवरी मानेंगे। ठीक है, अब पढ़ लो इसको। Whether it is for the buyer to take the possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case. देखो ये तो केस टू केस डिपेंड करता है कि बायर खुद दुकानदार से सामान लेके जाता है या सेलर दुकानदार के पास पहुंचाता है। ठीक है, ये तो उनके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द पार्टीज, तो ये तो उनके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि बायर खुद उठाएगा या सेलर उसके पास तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, तो गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। अंडरलाइन कर लेना, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस, कौन से प्लेस पे? एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। सेकंड है, गुड्स एग्री टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस टाइम पे जब गुड्स जहां पर है उसी को हम प्लेस ऑफ डिलीवरी कहेंगे। एंड इफ गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, जब वो प्रोड्यूस होंगे उसी को ही हम प्लेस ऑफ डिलीवरी मानेंगे, जहां पर वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जहां पर एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसी को ही हम प्लेस ऑफ डिलीवरी मानेंगे। क्लियर है? चलो आगे। हाँ जी, चलो। टाइम ऑफ डिलीवरी बताओ भाई, किस टाइम डिलीवरी करोगे? मैन्युफैक्चर वाली जगह क्यों मानी जाएगी फिर? ये देखो, या तो एग्रीमेंट करके बोल दो कि मेरे वेयर हाउस में पहुंचा दो या मेरी फैक्ट्री तक पहुंचा दो। लेकिन अगर कुछ डिसाइड नहीं करते, तो मैंने जब प्रोडक्ट फैक्ट्री में बना के साइड में कर दिया ना, तो बायर यहीं से ही लेके जाएगा, तो इसको हम प्लेस ऑफ डिलीवरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ डिलीवरी। टाइम, कौन सा टाइम पे डिलीवरी करोगे? अगर एग्रीमेंट में जो डिसाइड किया तो वही टाइम। मुझे ये बताओ, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो किसी टाइम जिस टाइम में पेमेंट हुई है गुड्स नहीं है मेरे पास गुड्स, तो फिर जिस टाइम पे उन्होंने सेलर टाइम देगा। एक वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास। वेरी गुड। कब से बोल रही हूँ मैं? अच्छा, मुझे नहीं सुनाई दिया, तेरे को सुनाई देता ना? अच्छा, रीजनेबल टाइम। ठीक है, अगर एग्रीमेंट में टाइम डिसाइड किया है तो वही टाइम, अगर कोई टाइम डिसाइड नहीं किया है तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको डिलीवरी करनी है। और रीजनेबल टाइम क्या होगा? केस टू केस डिपेंड करेगा। एक बात बताना, कोई डिपार्टमेंट से लेटर आना है, वो डिपार्टमेंट का लेटर ऑफिस तक किस टाइम पहुंचना चाहिए? क्या वो डाकिया आके रात को 12 बजे, रात के 12 बजे ठक 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 कर रहा है ऑफिस में, क्या वो लेटर दे पाएगा? अगर वो फोन भी करेगा तो क्या वहां से जो ऑफिस का मालिक है वो उठ के आएगा लेटर देने के लिए? तो क्या ये रीजनेबल टाइम है? तो रीजनेबल टाइम आपका किस पे डिपेंड करेगा? केस पे डिपेंड करेगा कि आपके ऑफिस आवर्स, बिजनेस आवर्स क्या है। ठीक है, 10 से 6 की टाइमिंग है, तो आपको 10 से 6 में ही वो लेटर डिलीवर करना है। क्लियर है? यस मैम। तो वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड। अगर फिक्स किया है तो वही, लेकिन अगर फिक्स नहीं किया है तो सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन अ रीजनेबल टाइम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। इसका मतलब सेलर ने गुड्स बेचे किसको? बायर को, लेकिन गुड्स किसके पास रखे हुए हैं?
गुड्स रखे हुए हैं थर्ड पार्टी के पास। मैं यहाँ पर 3 लोग बना रही हूँ, ये है सेलर, ये है बायर, और गुड्स कहाँ पे रखे हैं? गुड्स रखे हैं थर्ड पार्टी के पास। ठीक है, सेलर ने थर्ड पार्टी को कॉल किया कि मैंने ये माल इसको बेच दिया है, ये माल इसको दे देना। ठीक है, अब डिलीवरी कब मानी जाएगी सुनना जरा। अगर ये थर्ड पार्टी इसको कॉल कर देती है, क्या कर देती है? इसको कॉल कर देती है कि तेरे गुड्स मेरे पास रखे हुए हैं, इसको उठा लेना। ठीक है, तेरे गुड्स मेरे पास रखे हुए हैं, इसको उठा लेना। उसी टाइम हम मान लेते हैं कि हमने डिलीवरी कर दी है। समझ रहे हो? एक मेरे कॉल करने मात्र से ही ये डिसाइड हो जाएगा कि डिलीवरी हो गई है। अब मेरे कॉल करने के बाद, मान लो मैंने रीजनेबल टाइम दिया था कॉल के टाइम में 1 घंटे तक उठा लेना। अगर बायर 2 घंटे बाद, अगर बायर ने 1 घंटे में डिलीवरी नहीं उठाई और अगले 2 घंटे के बाद उस गोडाउन में आग लग गई, थर्ड पार्टी के जहाँ पे गुड्स रखे हुए हैं वहां पर आग लग गई, तो बताओ रिस्क किसका? क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपको इंटीमेट कर दिया कि आपके गुड्स रेडी हैं डिलीवरी लेने के लिए। अगर बायर नहीं उठाता तो गलती किसकी? बायर की। तो सिर्फ इसको ये जरूर बताना है, थर्ड पार्टी ने बायर को एक्नॉलेज जरूर करना है। एक्नॉलेज करने का मतलब, हाँ जी, अगर बायर ये बोल देता कि मैं अगले 2 घंटे के बाद ले सकता हूँ, फिर परमिशन ले लो उससे पहले। हाँ, मतलब उसको बता दे कि मैं अभी 1 घंटे में नहीं आ सकता, 2 घंटे के बाद इस टाइम पे आऊंगा, उस टाइम पे आके। वैसे तो अगर ये केस ना भी होता ना तो भी रिस्क बायर का ही था, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही चुकी थी ना। अगर ये 2-3 घंटे वाला सीन जो तुम एग्जांपल बता रहे हो ना, तो भी रिस्क बायर का ही है। ठीक है, where the goods at the time of sale are in possession of third person, there is no delivery। कब तक? unless and until such third person acknowledges to the buyer that he hold the goods on his behalf। जब तक आप उसको नहीं बता देते तब तक तो डिलीवरी नहीं मानी जाती, लेकिन जैसे ही आप बायर को बता दोगे कि तेरे गुड्स मेरे पास रखे हुए हैं, उसी टाइम हम मान लेते हैं कि डिलीवरी हो गई है। Provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title to goods। ये आपका ये कह रहा है कि ये वाली चीज जो है ये आपके इस राइट को अफेक्ट नहीं करती है कि इसमें हमारा जो मैं बता रही हूँ ना, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही चुकी है ना, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही चुकी है। तो चाहे बायर 2 या 3 घंटे में भी आए ना कि बोल दे कि मैं 2-3 घंटे बाद दूंगा, तो भी रिस्क किसका है? तो भी रिस्क किसका है? बायर का ही, क्योंकि ओनरशिप यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है। थी। ठीक है, मैं थर्ड पार्टी से क्लेम नहीं करेगी। थर्ड पार्टी से क्लेम, हाँ, मतलब गलती थर्ड पार्टी की थी, उसके पास आग लगने में थर्ड पार्टी की गलती क्यों थी? उसके पास तो रखे थे, उसने रख रखे थे, लेकिन आग लगना किसी का फॉल्ट थोड़ी है। हाँ, तो इसने ध्यान नहीं रखा। देखो ऐसा है, बायर उसके लिए रिस्क किसका है? बायर का, लेकिन वो क्लेम थोड़ी करेगा किसी से। अगर हाँ गलती से नहीं, अगर इसने जानबूझ के आग लगाई है तब वो केस कर सकता है उसके ऊपर। मतलब बायर अगर ये इन्वेस्टिगेट कर ले कि ये जो आग लगी थी थर्ड पार्टी की खुद की वजह से लगी थी, तो फिर बायर के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, एक अरे लैंडस्केप मोड में हो गया, जबकि मैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ जी बच्चों, टाइम फॉर डिलीवरी। ये भी वही आ गया, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी सेम है टाइम फॉर डिलीवरी वाला। रीजनेबल टाइम होना चाहिए आपका। तो डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर। अगर आपने रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं की डिलीवरी तो वो इनइफेक्चुअल मानी जाएगी। और रीजनेबल आवर क्या होते हैं? वो आपका फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी कौन बियर करेगा बताओ? डिलीवरी करने का खर्चा, जो ये गुड्स पहुंचाने का खर्चा सेलर से बायर के पास, कौन बियर करेगा? सेलर। कितने लोग सेलर है वाले हैं, हम कितने लोग बायर वाले हैं? सेलर। बायर। सैलरी करेगा।
बताओ। बाकी तो जो नीचे बैठे हैं वो ना तो सेलर कहना चाह रहे मैम हम बियर कर लेंगे कोई बात नहीं। सब नीचे ही बैठे हैं। मैं क्वेश्चन से रिपीट करूँ। जो डिलीवरी का खर्चा है, जो बीच में खर्चा लगेगा वो कौन बियर करेगा? मैम वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो तो सेलर बस यही पूछो। मोस्टली सेलर ही करता है। ये बात तो साइड में ही रख दिया करो हमेशा कि अगर एग्रीमेंट डिसाइड किया हुआ है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो डिलीवरी का खर्चा सेलर का होता है। ठीक है, आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो उसमें आपका एक तरीके से एग्रीमेंट ही बन रहा होता है ना कि आपको शिपिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, लिखा हुआ आता है ना बिल में। अगर आपको मंजूर है तो एग्रीमेंट करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, अल्टीमेटली सेलर बायर से चार्ज करता है, वो चाहे अपने प्राइस में डिटरमाइन कर ले वो तो, लेकिन खर्चा वही होता मानेंगे सेलर है। को, हाँ मानेंगे सेलर को। हाँ, खर्चा अल्टीमेटली उसी का ही होता है। द एक्सपेंसेस ऑफ और इंसिडेंट, देखो दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपका ना आगे फाइनल लेवल पे आएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो COF था कुछ, एक फाइनल लेवल पे एक कंसेप्ट आता है जिसमें सेलर माल भेजता है बायर के पास, तो बायर के पास तक पहुंचने का खर्चा नुकसान सब किसका होता है? सेलर का। और एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि सेलर ने अपनी दुकान से माल निकाल दिया ना, वही उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो जो ये रास्ते में माल आ रहा है उसका खर्चा, उसका इंश्योरेंस, उसका रिस्क, वो किसका होता है? दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये आपका एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट डिपेंड कर सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर बात बोलोगे तो एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट मस्ट बी बोर्न बाय द सेलर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी। समझ रहे हो? जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सेलर को करना पड़ेगा। इसमें देखो लिखा क्या है, पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट, एक गुड्स को ऐसी पोजीशन में पहुंचा देना जिसमें गुड्स की डिलीवरी बायर उठा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो गेहूं बिखरी हुई पड़ी थी, उसको बैग में जो पैक करने का भी खर्चा है वो किसका है? सेलर का। तो यानी कि डिलीवरेबल स्टेट तक पहुंचाने का भी खर्चा किसका है? सेलर का। यानी कि बायर तक भी पहुंचाने का खर्चा किसका है? सेलर। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अब जरा ये सुनना, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, गलत क्वांटिटी में आपने डिलीवर कर दिया। एग्जांपल देखना, आपने एग्रीमेंट किया था, क्या बेचे मुझे बताओ, किस चीज का एग्रीमेंट करें? जल्दी बोलो। बस ठीक है, इतने बोरिंग इंसान हो ना तुम। चलो ठीक है, 1 क्विंटल शुगर का, 100 किलो शुगर का हमने एग्रीमेंट किया। सेलर ने क्या किया? सेलर ने क्या किया? एक केस में तो सेलर ने बायर के पास कितने केजीज ट्रांसफर किए? 70। अब मुझे बताओ बायर के पास क्या क्या राइट है? क्या 70 किलो वो एक्सेप्ट करे? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 किलो का, बताओ क्या क्या राइट है इसके पास? वो डिमांड कर सकता है कि ये 100 किलो, या तो वो क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है, सबको रिजेक्ट कर दे, मैं नहीं लेता 70, मुझे तो 100 ही चाहिए। और दूसरा ऑप्शन 70 की वेरी गुड, 70 को ही एक्सेप्ट कर ले एंड 70 की पेमेंट पे फॉर 70 kg। यही तो ऑप्शन है, यही तो ऑप्शन है। अब एग्जांपल थोड़ा सा चेंज है, सेलर ने बायर के पास कितने लोग 110 किलो ट्रांसफर कर दिए। अब बताओ बायर के पास क्या ऑप्शन है? या तो 100 को एक्सेप्ट कर ले और 10 को या पूरे 10 को रिजेक्ट कर दे या रिटर्न कर दे, है ना, रिजेक्ट कर दे। और दूसरा ऑप्शन पूरे 100 किलो को ही रिजेक्ट कर दे, और या फिर 110 की लेके 110 की पेमेंट कर। 110 किलो को ही एक्सेप्ट कर ले और पेमेंट कर दे। मतलब जो एग्रीमेंट उसने किया तो उसको भी लिखना पड़ेगा। ये कह रहे हो? चलो ये समझ में आया? अगर कम क्वांटिटी डिलीवर करता है तो 2 राइट जनरेट होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर करता है तो 3 राइट जनरेट होते हैं। ठीक है,
अब पढ़ लो इसको जरा। दो तो मैंने सबसेक्शन बता दिया, तीसरा भी बता दो। और हम उसको एक भेजे तो एक्सेप्ट करेगा ही ना। कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, ये जरूरी है कि जो एग्रीमेंट आपने किया है, सेलर ने भेजा है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी ये कंसेप्ट आ रहा है, अगर आप मना कर दे तो एक्सेप्ट करने से तो आपको डैमेजेस पे करने होंगे। ये भी आ Damages क्या रहा पे करेंगे मैम? जैसा आया था वैसा वापस भेज दिया। है। ऐसा है कि उसने आपकी वजह से किसी दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ा हुआ हो सकता है। और भेजने का खर्चा भी तो भेजने ना का भी छोड़ा खर्चा। होगा तो कहते हैं मैं तो छोड़ा लेकिन हाँ, तो हर कोई कहेगा तुम दुकानदार बनोगे, तुम भी यही खाओगे। भाई तूने मेरा ऐसा होता नहीं है, तूने अब कई ऐसी लेडीज होती हैं, सूट लेके गई, घर पे दिखाऊंगी मैं, सूट खरीद के जाती है, घर पे दिखाऊंगी मैं। दुकानदार क्या कहता है कि मेरे पास ना कल तक वापस आ जाना चाहिए। मैम गौरव के साथ हुआ। अब वो ले गई, हफ्ते बाद वापस लेके आ रही है, हफ्ते बाद वापस लेके आ रही, क्या मतलब ये ठीक काम है बताओ? मैम गौरव के साथ हुआ। उसकी वजह से उसका हफ्ता वहां पे पड़ा रहा है, अगर दुकान में होता तो क्या पता बिक जाता ना। मैम आपको अगर इधर मत देखो, कोई बात नहीं। तुम नहीं देखो तो भी दिखवा दीजिए। Where the seller delivered to the buyer a quantity of goods less than he contracted to sell. पहले वाला एग्जांपल है, जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे कम क्वांटिटी डिलीवर की है, तो बायर क्या कर सकता है? या तो रिजेक्ट कर सकता है पूरा, या फिर बायर एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसके लिए उतनी ही पेमेंट कर देगा। He shall pay for them at the contracted rate. ठीक है? Second subsection, when the seller deliver to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell. ये दूसरा एग्जांपल, तो buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest. ये वाला, so accept करो और 10 को reject कर दो। दूसरा ऑप्शन, he may reject the whole, पूरे को ही reject कर सकता है, and if the buyer accept the whole of the goods he shall pay for them at the contract rate. समझ रहे हो? अगर वो पूरे 110 किलो एक्सेप्ट करता है तो उसको पेमेंट पूरे 110 किलो की करनी पड़ेगी। ठीक है? अब थर्ड सबसेक्शन क्या आता है? Where the seller deliver to the buyer the goods he contracted to sell mixed with goods of a different description not included in the contract. तो buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject or may reject the whole. अब जरा सुनना है, एग्जांपल ले रहे हैं इसमें। क्या समझ गए? ये समझ गए क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई एक पर्टिकुलर टाइप के ना एप्पल्स मंगवाए थे। एप्पल्स, अमरूद तो यार अलग चीज हो गई ना, मैं अभी एप्पल में ही मिक्स कर देती हूँ। मैंने कहे थे कि मुझे ये कश्मीरी एप्पल चाहिए, है ना? कश्मीरी सेब। हैं? कश्मीरी एप्पल, मैंने कश्मीरी सेब कह दिया। हाँ, तो मुझे वो चाहिए, मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन सेलर ने क्या किया, उन कश्मीरी एप्पल में दूसरे एप्पल भी मिक्स कर दिए। आप बताओ मुझे आपके पास क्या क्या राइट है? या तो उसको बैठ के अलग करते रहो, वापस भिजवा दो। नहीं, वापस भिजवा दो। कर सकते हो ना। अगर मान लो अलग हो सकते हैं, वो एप्पल तो अलग हो सकते हैं ना भाई, मुझे कश्मीरी एप्पल अलग दिख रहा है, ये अलग दिख ऐसे रहा है। बोलो मैम, आधे रेड और आधे ग्रीन दे दिए। सुन लो, तो जो अलग हो सकते हैं तो उसमें तो आप क्या कर सकते हो, जो अपने आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया, बाकी वाले रिजेक्ट कर दिए। अब चीनी का एग्जांपल अगर मैं लूं, मैंने कही थी कि मुझे ये वाली चीनी चाहिए और उसने चीनी में दूसरी टाइप की चीनी ही मिला दी, बताओ अब दाने अलग करो उसके, पूरा भेज दो वापस। क्या करोगे? रिजेक्ट द होल। तो आपके पास ये राइट भी है कि पूरे को ही रिजेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज और, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू एनी यूसेज ऑफ ट्रेड, स्पेशल एग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। ये कह रहा है इस सेक्शन के जो प्रोविजन है ये आपके लागू होंगे, लेकिन अगर आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस अलग हैं तो उसके हिसाब से एप्लीकेबल होंगे। मतलब ये जो प्रोविजन है हम ये लिख के तो दे रहे हैं आपको, लेकिन अगर आपकी यूजुअल बिजनेस प्रैक्टिसेस कुछ अलग हैं तो आप अपने हिसाब से भी चल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे वो आराम से समझ में आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी एक बात बताना, बायर ने कहा था, मैं एक एग्जांपल अच्छे वाला लेती हूँ, नहीं ये वाले में नहीं लेती, मेरा वो दूसरा एग्जांपल किसी और में सेट है। चलो, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी का मतलब बायर ने कहा था मुझे
बता दो, फिर कहोगे चीनी आपकी फेवरेट है। मैम क्यों ले लो? क्या देखो बायर ने कहा था मुझे कितनी वीट चाहिए, 50 किलो। पीला आपको खिलाने तो खाने को बोल दो। सेलर ने कहा ये 10 किलो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी 40 किलो कर ले लेना। सेलर ने कहा 10 किलो अभी ले लो, 40 किलो कर ले लेना। क्या बायर बाउंड है लेने के लिए? बायर ने क्या कहा, मुझे तो 50 किलो इकट्ठी चाहिए। उसने कहा 10 में दे रहा हूँ ना, 40 कर ले लियो, नहीं लेता भाई। ठीक है, तो बायर बाउंड नहीं है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के लिए। अगर सेलर उसके ऊपर बर्डन डालेगा तो भी बाउंड नहीं है। ठीक है, तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर आपने एग्रीमेंट में कुछ ऐसा लिखा है तो हिसाब से चल सकते हो। अगर एग्रीमेंट में लिखा था कि 10-10 किलो करके 5 दिन में ले जाऊंगा तुझसे, तो फिर उसी की बात मान लो। लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। राइट एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट मे बी डिटरमिन्ड बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चले आगे। बोलो। कोई ना रहे हो, लोग लग रहा है पासवर्ड में। डिलीवरी टू द कैरियर। कैरियर वाले को जब आप सामान, फोन इसका है हाँ। तो उसको पकड़ाने में क्या हो जाएगा? हाथ चले जाएंगे। ये तो तन्नू वाली बात ही ना होगी। नहीं मैम उसके बाद कुछ और ही बात है। वीडियो देखते हो तो सोचते हो कितना डिलीवरी टू द कैरियर। फैंसी हाथ तो इस्तेमाल मैं क्वेश्चन पूछ रही थी क्या? कि अगर उसने पूरे 50 किलो की पेमेंट कर दी पहले और फिर बाद में उसको सेलर काउंट कर रहा है कि 10 किलो ले ले 40 बाद में, और वो अगर सेलर पे मतलब पैसे वापस ना देगा कैंसिल कर, ये आपके ना प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स होते हैं ना, इनको अपने तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अब लॉ में देखो ये थोड़ी लिखेगा कि अगर सेलर मना कर रहा है, लॉ ये लिखेगा कि सेलर को पेमेंट वापस करनी होगी, कि अगर उसके बस की नहीं है 50 किलो इकट्ठा देना। और अगर ना करे तो फिर वो वोइडेबल है, वो केस कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, करेगा। चलो, डिलीवरी टू द कैरियर। कैरियर वाले को डिलीवरी दे देना, गुड्स प्रोवाइड कर देना कि बायर तक पहुंचा दे। तो हम क्या मानेंगे, जैसे ही हमने कुरियर वाले को गुड्स पकड़ाया तो हम मानेंगे कि हमने बायर को ही दे दिया है, डिलीवरी हमारी वहीं कंप्लीट हो जाती है। Subject to the terms of contract, the delivery of goods to the carrier for transmission to the buyer is prima facie deemed to be delivery to the buyer। जैसे ही हमने कुरियर वाले को पकड़ाया तो हम ये मान के चलेंगे कि बायर तक ये डिलीवर हो चुका है। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, लेकिन अगर एग्रीमेंट कुछ और है तो उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि जब तक मेरे फैक्ट्री गेट तक नहीं आएगा तब तक डिलीवरी नहीं मानूंगा तो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, डिटोरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। डिटोरियोरेशन का मतलब खराब हो जाना, नुकसान हो जाना। अगर आपका रास्ते में माल खराब हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, अलग प्लेस पर डिलीवरी करनी है तो लायबिलिटी फॉर डिटोरियोरेशन नेसेसरली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट विल फॉल ऑन द बायर। क्यों बायर के ऊपर आएगा? क्योंकि मालिक वही बन चुका है। दो द सेलर एग्री टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क, भले ही सेलर उसको अपने रिस्क पे ही क्यों ना भेज रहा हो, लेकिन वो रिस्क रहेगा किसका? बायर का रहेगा। देखो सेलर ने कहा था कि इतनी दूर पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बायर ने कहा नहीं आप पहुंचाओ, तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। अब एक बात सुनना, जैसे अगर आपने मान लो कोई गुड्स भिजवाए, वो गुड्स ऐसे हैं कि रास्ते में उनको थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचेगा, थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचेगा, पर इतना नहीं पहुंचेगा कि वो गुड्स आपके आगे बिकेंगे नहीं, बिकेंगे आराम से। समझ रहे हो? गुड्स को नुकसान तो पहुंचेगा लेकिन बिकेंगे आराम से, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो क्या बायर जब गुड्स आ जाएंगे तो उनको रिजेक्ट कर सकता है? जबकि सेलर ने पहले इंटीमेट कर दिया था कि भाई ये वाले ऐसे गुड्स हैं जिनको हम अगर इन ट्रांजिट भेजें तो कुछ ना कुछ नुकसान तो हो सकता है, लेकिन फिर भी बायर ने क्या कहा था कि नहीं आप भेजो। अब बायर मिलने के बाद रिजेक्ट कर सकता है? फाउंडेशन है कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो एग्जांपल देख लो, पी ने क्यू को कुछ क्वांटिटी ऑफ आयरन रोड्स भेजी विच वर टू बी सेंट बाय प्रॉपर वेसल। अब लोहे की जो रोड्स भेजी हैं वेसल के थ्रू भेज रहे हैं, वेसल मतलब एक शिप के थ्रू। ठीक है, इट वाज रस्टेड बिफोर इट रीच्ड टू द बायर। The rust of the road was so minimal and was not affecting the merchantable quality। merchantable quality होती है कि ये बिकने लायक क्वालिटी,
मर्केंटेबल मीन्स उसके ऊपर व्यापार अभी हो सकता है, यानी कि वो गुड्स इतना उसमें नुकसान हुआ, इतना मिनिमल नुकसान हुआ है कि अभी वो ऐसा नहीं है कि उसकी मर्केंटेबिलिटी अफेक्ट हुई है, नहीं, वो अभी भी बिक सकता है। एंड द डिटोरियोरेशन वाज नॉट नेसेसरली इंसिडेंटल टू इट्स ट्रांसमिशन, इट वाज हेल्ड दैट क्यू वाज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, परचेजर को वो गुड्स एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब आता है बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। बताओ, बायर का अधिकार है ना कि जो गुड्स वो खरीद रहा है कम से कम उनको चेक तो कर सकता है ना, करते हो ना आप लोग भी, क्या जो मैंने खरीदा है उसको एक बार चेक तो आराम से करके देखते हो कि मेरा राइट है, कि मेरा अधिकार है, मैं इसको करूंगा एक्सरसाइज। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड दैट, अगर उसने पहले चेक नहीं किया था तो ही इज एंटाइटल्ड टू अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग देम इन ऑर्डर टू एसर्टेन वेदर दे आर कंफर्मिटी विद द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा मैंने एग्रीमेंट किया था क्या मुझे वैसा ही प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। Unless otherwise agreed, seller is bound on request to afford a buyer reasonable opportunity of examining the goods. seller को buyer को ये opportunity देनी ही पड़ेगी कि आपके पास इतना टाइम है गुड्स को चेक करने का, एग्जामिन करने का। क्लियर है? चलो अब आता है आपका 42 सेक्शन, रूल रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये आप कर चुके हो, वो था ना जिसमें अमीशा ज्वेलरी वाला, कि या तो तुषार हाँ कर देता मैंने तेरी ज्वेलरी रख ली है, या फिर वो गुड्स के साथ ज्वेलरी के साथ कुछ ऐसा कर देता जिससे एक्सेप्टेंस मानी जाती, यानी कि वो गिरवी रखवाने वाला सीन। ठीक है, और तीसरा क्या है कि अगर आपने रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर वापस नहीं की है तो भी हम एक्सेप्ट करना मानते हैं। यही था ना, याद आ रहा है मोटर वाला एग्जांपल? हाँ जी, सेम चीजें क्यों आ रही है? ये आपका कंसेप्ट सेक्शन 42 में भी है ये रूल, तो आपको दोबारा करना पड़ सकता है। The buyer is deemed to have accepted the goods when he intimate to the seller that he has accepted them, पहला केस। दूसरा केस, where the goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller, यानी कि आपके पास ओनरशिप नहीं थी फिर भी आपने कुछ ऐसा काम कर दिया तो हम मान के चलेंगे कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। और व्हेन आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम ही रिटेन द गुड्स विदाउट इंटीमेटिंग दैट ही हैज रिजेक्टेड देम, आपने बिना इंटीमेट किए ही उन गुड्स को कई टाइम के लिए यूज कर लिया, बिना रिजेक्ट किए ही, तो हम मान के चलेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया था। रीजनेबल टाइम के बाद हम मान के चलेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? सेक्शन 43, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। इसमें मेरा एक एग्जांपल है, सुनो जरा। आपने फैमिली डॉक्टर सुना है ना? ऐसे ही एक हमारा फैमिली वेजिटेबल वाला भी होता है, फ्रूट्स वाला भी होता है। कई लोग होते हैं ना फोन पे सीधा कहते हैं ये दे जाओ वो दे जाओ। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक फैमिली फ्रूट वाला था। अब होता क्या है कि जो हमने मंगाया वो तो हमें वो डिलीवर कर देता है। ठीक है, एक बार उस दुकान का लड़का आया हमारे पास, ठीक है, 10 किलो सेब लेके, कि मेरे मालिक ने कहा है कि ये सेब टेस्ट करके देखो, आपको अच्छे लगेंगे। समझ रहे हो? अब फैमिली डॉक्टर या फैमिली फ्रूट वाला है तो ऐसा करवा देते हैं ना वो कई बार, कि साहब ने कहा है कि ये वाले सेब उनको मालिक को देकर आओ, उनको अच्छे लगेंगे, एक बार उनको कहना कि ये टेस्ट करके देखो, आपको अच्छे लगेंगे। अब हमने कहा कि हमने तो ये गुड्स मंगवाए नहीं थे, हमने कहा था आपसे सेब लेके आओ, वो खुद भेज रहा है ना, तो हमने क्या किया, हमने तो आपसे नहीं मांगे थे, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या बायर की ड्यूटी है कि वो 10 किलो सेब उठा के खुद उसकी दुकान पर वापस देकर आए? नहीं है ना, क्योंकि मैंने तो उन गुड्स को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने उनको मंगवाया ही नहीं था। आपने मुझे दिया था, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी अगर आप उसको उठाकर नहीं ले जाते तो मेरी उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को अगर वो एप्पल खराब हो जाते हैं तो रिस्क किसका? सेलर। क्लियर है? Unless otherwise agreed, where goods are delivered to the buyer and he refuses to accept them, having the right so to do, is not bound to return them to the seller, but it is sufficient. लेकिन ये जरूरी है कि वो कॉल करके उसको बोल दे कि मेरे को ये गुड्स नहीं चाहिए। उसने लड़के को क्या कहा था, मालिक को बोल दो कि हमें ये सेब नहीं लेने हैं। But if it is sufficient, if he intimate to the seller that he refuses to accept them, उसको एक बार मना जरूर कर दो ताकि उसको पता चल जाए कि सामने वाला बंदा गुड्स नहीं ले रहा है, तो वो उसको वापस मंगवा ले। क्लियर है? चलो,
लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अंशी वाला क्वेश्चन आ गया। इसने कहा था कि अगर बायर मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए गुड्स, बताओ इस केस में क्या होगा? आपके एग्रीड प्रोडक्ट आपके घर पर आए हैं और अगर आप मना कर दो तो क्या होगा? तो when the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery, seller तैयार है गुड्स देने के लिए और उसने बायर को कहा है डिलीवरी में भेज रहा हूँ आप ले लेना, and buyer does not within a reasonable time after such request take delivery of the goods, buyer डिलीवरी नहीं लेता तो he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods। वो क्या कह रहा है कि एक तो आपने जो मना किया उसका नुकसान भी भरोगे आप, दूसरा आपके मना करने की वजह से सेलर को वो गुड्स किसी मतलब गोडाउन में रखवाने पड़े तो उसका चार्ज भी आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ सेलर वेयर द निग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ बायर टू टेक डिलीवरी अमाउंट टू रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या होता है कि जब भी बायर कभी मना कर देता है ना तो कई बार बायर क्या कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ रहा हूँ, तो उसके बाद जो सेलर के पास राइट है वो वैसे के वैसे ही जिंदा रहेंगे, ये सेक्शन उसके राइट को अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? चल हो गया चैप्टर फिनिश, समझ में आया अच्छे से? टाइम इज 1:54। तो अब हम इसके करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है? हाँ मैं इम्पोर्टेंट ही बता रही हूँ, पूरे 8 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलो करें क्या? हाँ तो जा पीछे जाता है, तेरे को सांस आ जाता है थोड़ी सी। मैम ये जो था परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वीडियो में इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से ही किस टाइप से होंगे? केस स्टडीज आएंगी। केस हाँ वैसे तो नहीं पूछेगा, वैसे कोई भी सेल और गुड्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है चलो। नेमो दैट वर्ड नॉन हैबिट, इसका मीन्स क्या था? गौरव बताइए जरा, इतना मुस्कुरा रहा है जो आपके पास है इंग्लिश को कैसे बोलते हैं? जो चीज आप, हाँ मैम सही कह रही हो वो बिल्कुल, कह रहा था बीच में तो जो चीज आपके पास है ही नहीं तो वो आप कैसे किसी दूसरे को दे सकते हो? तो none can give or transfer goods what he does not himself own। तो एक्सप्लेन द रूल, इस रूल को आपने एक्सप्लेन करना है और आपको वो केसेस बताने हैं जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, कौन कौन से थे वो? मर्केंटाइल एजेंट वाला था और जॉइंट ओनर्स वाला था और वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपने एक्वायर किया तो, और जो आपने पहले ही बेच रखे थे अगर आप उनको दोबारा कोई और खरीदने आया उसको बेच दो। पॉइंट्स ध्यान है किसी को? ये के बता रहे हैं, देख देख के बता तो रहे हैं मैम हम। 8 पॉइंट है ये आपके, जॉइंट ओनर, मर्केंटाइल एजेंट, वोइडेबल और सेल बाय वन जिसके पास जो सेल कर चुका है लेकिन पोजेशन उसी के पास है, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स वेस्टेड इन हिम, एस्टोपल वाला, अनपेड सेलर वाला और बाकी के 3। ये सारे केसेस आपको इसमें डालने हैं। पहले रूल को एक्सप्लेन करना है कि अगर किसी के पास ओनरशिप नहीं है तो ओनरशिप ट्रांसफर, तो थोड़ा थोड़ा लिख देना, एक्सेप्शंस कुछ दे देना, सारे नहीं लिखोगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितने मार्क्स का है। ठीक है, अगर ये आया 3 या 4 नंबर में तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत ऐसा भी नहीं है। मतलब कुछ तो एक्सप्लेन करोगे ना, बेशक 4 पॉइंट लिख दो लेकिन 4 को तो ढंग से एक्सप्लेन कर दो। चलो, जे द ओनर ऑफ फिएट कार वांट्स टू सेल हिज कार। कार का ओनर कौन है? फॉर दिस पर्पस ही हैंड ओवर द कार टू पी। जे जो है वो अपनी कार बेचना चाहता था, उसने क्या किया, पी को ये कार दे दी। पी कौन था? एजेंट था उसका। और उसने एजेंट को क्या कहा कि ये कार बिकनी चाहिए 50,000 से ऊपर। सुन रहे हो कि 50,000 से कम प्राइस में ये कार नहीं बिकनी चाहिए। लेकिन एजेंट ने क्या किया, कार को कितने में बेच दिया? 40,000 में। हु बायर, और कौन से बायर को? ए को। ठीक है,
और ए ने गुड फेथ में ये कार खरीदी थी और उसको कोई नोटिस नहीं था कि ऐसा कोई भाई उसके ऊपर फाउंडेशन लगाई हुई है या इसने फ्रॉड से ये 40,000 में बेचा है। अब पी ने क्या किया, मिस एप्रोप्रिएटेड द मनी आल्सो, 40,000 खा भी गया वो पी एजेंट। बताओ जे ने ए के ऊपर केस कर दिया, प्रिंसिपल ने बायर के ऊपर केस कर दिया और टू रिकवर द कार। बताओ वो कर सकता है? नो मैम। क्यों? क्योंकि बायर को एक गुड टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि उसने गुड फेथ में काम किया था और उसके पास ऐसा कोई नोटिस नहीं था कि इसको कोई अथॉरिटी मतलब मॉडिफिकेशंस के साथ दी हुई है कि 50,000 वाली रेस्ट्रिक्शन बायर को थोड़ी पता थी। बायर ने तो पैसे देके कार खरीदी है, यानी कि उसके पास एक गुड टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, तो जे अब उसको स्यू करके कार रिकवर नहीं कर सकता। इनको पढ़ना है आपने घर पे जाकर, मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रही हूँ, ठीक है। मिस्टर एस एग्री टू परचेज 100 bales ऑफ कॉटन फ्रॉम बी। एस कौन है? बायर, और बी कौन है? सेलर। आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक एंड सेंट हिज मैन टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स। एस ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे 100 bales ऑफ कॉटन चाहिए, आपके स्टॉक में से निकाल के रखना, मैं अपने लड़के को भेज रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, दे कुड पैक ओनली 60 bales, वो कितने ही पैक कर पाए? 60 bales। लेटर ऑन उसके बाद देयर वाज, अब देखो 60 bales पैक हो गए हैं, यानी कि डिलीवरेबल स्टेट में हो गए हैं। अब सुनना, later on there was an accidental fire and the entire stock was destroyed including 60 bales that were already packed। आग लग गई, सारा माल जल गया, जो 60 बेल पैक भी कर रखे थे ना वो भी जल गए। Referring to the provision of the sale of goods act as to who will bear the loss and to what extent, बताओ। पूरा लॉस नहीं मैम, जो जो 60 पैक days करने का वाला buyer वो तो लेगा, buyer 40 करेगा का और बच गए seller लेगा। ये दिमाग बाकी सबका क्यों नहीं चला? क्योंकि हमारा चल गया। मैम चला था, ये बोलने की देती है, क्या करें? तुम साथ साथ बोलो ना, दो लोग वो भी तो बोल रहे हैं। 60 बेल्स जो पैक हो गए थे उसमें क्या हुआ था, ओनरशिप कहाँ चली गई थी? है कि नहीं? उसमें तो ये बोला था ना कि हाँ मैम। 100 बेल्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। वो तो पूरा साथ ही उठाएगा ना, वो आधा आधा थोड़ी लेगा। अब वो रिजेक्ट कर देता है उस हाँ, मैं वो तो कह रही हूँ। उसमें क्या हो रहा है कि सेलर डिलीवरी के लिए भेज रहा है अगर, लेकिन यहाँ पर अभी उसके गोडाउन में और बायर का बंदा लेने आ रहा है, बायर का बंदा खुद लेने आ रहा है उसके सेलर के उसके। वो ये थोड़ी करेगा कि भाई मैं 60 अब ले जा रहा हूँ, फिर 40 बाद में ले जा रहा हूँ। अगर सेलर ने उसको इंटीमेट कर दिया कि मैं 60 बेल्स, अब देखो वो राइट्स अलग हैं कि आप पार्ट डिलीवरी नहीं ले रहे तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है ना कि वो मना कर देगा 60 बेल्स मैं नहीं लेता। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो डिसीजन दोगे ना, ये थोड़ी है कि मैंने आज की क्लास परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लिया तो क्वेश्चन आप डिजाइन भी उसी हिसाब से करोगे। लेकिन जैसे वो जाएगा, उसका बंदा लेने जाएगा, तो वो तो 100 ही लेके वापस आएगा ना, वो ये थोड़ी करेगा अरे कि इसमें 60 लिखा करेगा। है वो सब लेके आएगा। आंसर पढ़ो एक बार। सेल्स मिस्टर जोशी वाला ही है ना ये? नहीं, सेकंड है, एक मिनट। Where the bales have been selected with the consent of buyer's representative, जो बायर का बंदा आया था उसकी इच्छा से जब वो 60 बेल्स पैक हो गए थे, ठीक है। अगर आपने अनएप्रोप्रिएट, उसमें कौन से गुड्स थे अपने? स्पेसिफिक, अनअसर्टेन और असर्टेन। जब आपने अनअसर्टेन गुड्स में से जो अलग करके असर्टेन कर लिया था तो उसमें क्या हुआ था, असर्टेन होते ही क्या मान लेते हैं हम? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अब पढ़ो जरा। इन दिस केस जो प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप इन 60 बेल्स has been transferred to the buyer and goods have been appropriated to the contract। हमने वो गुड्स को अलग कर दिया था, तो जो लॉस हुआ है आग लगने की वजह से 60 बेल्स का वो कौन बियर करेगा? एस बियर करेगा। लेकिन 40 बेल्स का लॉस कौन बियर करेगा? बी, यानी कि सेलर बियर करेगा। सिंस द गुड्स हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एंड एप्रोप्रिएटेड, ना तो आपने उनको अलग किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, ना ही एप्रोप्रिएट किया है, ठीक है। हाँ जी, अभी नहीं, सही कह रही है क्या? बस मैम। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखना एक बार। Where the bales have not been selected with the consent of buyer's representative। अब मैं कोई बात बताऊँ, जो तुम्हारा क्वेश्चन था इसने दो केस इसीलिए बनाए कि बच्चों के पास दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि मैम जो बायर का बंदा आया था
उसने कहा था कि 100 बेल्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन बायर के बंदे ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, आप 60 बेल्स तो पैक करो, 60 बेल्स तो आप पैक करो, मैं 60 बेल्स अभी लेकर जा रहा हूँ, और उसने पैक कर दिए। अब बताओ, अब तुम्हारा अब भी डिसीजन चेंज है। उसने जो बायर का बनता है उसने बोल दिया मैं लेके जाऊंगा। हाँ, उसने खुद हाँ की है, वो उसकी लायबिलिटी तब लायबिलिटी किसकी हो जाएगी? तो इसीलिए दो ओपिनियन बने कि अगर उस बंदे ने खुद कहा है कि 60 बेल्स पैक कर दो और हमने पैक कर दिए, तो ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो गई है? बायर के पास। तो रिस्क किसका? बायर का। 60 बेल्स का, 40 बेल्स का रिस्क अभी भी सेलर के ऊपर ही है। दूसरा केस, अगर बायर के बंदे ने ऐसा नहीं कहा और आपने पैक किया, अब बताओ पूरा लॉस किसका? सेलर का। ठीक है, तो in this case property in the goods has not been transferred at all and hence the loss of 100 bales would be borne by Mr. V completely, यानी कि सेलर को ही पूरा कंप्लीट लॉस बेयर करना। अब समझ में आया? तो दो केस बनाने से समझ में आ रहा है। अब आता है एग्जांपल अगला। मिस प्रीति owned a motor car which she handed over to Mr. Joshi on sale or return basis. मिस प्रीति ने क्या किया है? कार दी है मिस्टर जोशी को सेल और रिटर्न बेसिस पर। अब एक हफ्ते बाद मिस्टर जोशी ने प्लेज किया है मोटर कार किसको? मिस्टर गणेश को। समझ रहे हो? एक हफ्ते बाद मिस्टर जोशी ने मिस्टर गणेश को वो कार गिरवी रखवाई है। अब मुझे बताना जरा, मिस प्रीति नाउ क्लेम्स बैक द मोटर कार फ्रॉम मिस्टर गणेश, क्या वो सक्सीड हो पाएगी? ये वही वाला एग्जांपल है ज्वेलरी वाला। अमीशा ने गौरव को ज्वेलरी दी थी, गौरव ने आगे प्लेज कर दी थी। क्या अमीशा बैंक में जाने मतलब जाके ज्वेलरी रिकवर कर सकती है? ऐसा अगर मत लगाओ, क्वेश्चन जो कह रहा है उसका जवाब दो। नहीं कर सकती, बात खत्म। तो यही लिखना है, ये अगर मगर अपने आंसर में मत डाला करो अभी। तो since Mr. Joshi, who had taken the delivery of motor car on sale or return basis and pledged the motor car to Mr. Ganesh, has attracted the third condition that he has done something to the good. थर्ड कंडीशन यही लिखी हुई थी कि अगर आपने गुड्स के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिससे एक्सेप्टेंस वो मानी जा रही है, तो इस केस में क्या होगा? नाउ इन दिस सिचुएशन मिस प्रीति कैन नॉट क्लेम बैक हर मोटर कार फ्रॉम मिस्टर गणेश, बट वो किससे प्राइस क्लेम कर सकती है? मिस्टर जोशी से। ठीक है, चलो। ABC 3 जॉइंट ओनर थे ट्रक के, पोजेशन था ऑफ सेट ट्रक वाज विद B। ABC ओनर थे और ट्रक किसके पास रखा हुआ था? B के पास। X ने परचेज कर लिया वो B से विदाउट नोइंग A एंड C वर आल्सो द ओनर ऑफ ट्रक। अब X जो परचेजर था उसको नहीं पता था कि B और C भी इसमें ओनर हैं। उसने समझा कि A ही ओनर है और उसने सोचा कि B ही ओनर है, तो उसने बिना A और C को जाने B से वो ट्रक खरीद लिया। अब मुझे बताओ, डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वेदर द सेल बिटवीन B एंड X इज वैलिड और नॉट। जॉइंट ओनर वाली पर वो उससे क्लेम नहीं कर सकता। कौन? A और C जाके उससे वापस नहीं ले सकते। तो ये लाइन आप लिखोगे कि वैलिड है, ये सेल वैलिड है आपकी, और इसमें जो A और C हैं वो वापस उससे क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये गुड टाइटल ट्रांसफर कर चुका है। ठीक है, The sale between B and X is perfectly valid because section 28 provides that in case one of the several joint owners has the possession of goods by the permission of co-owners and if the buyer buys them in good faith without the knowledge of the fact, then seller has no authority to sell. It will give rise to a valid contract of sale. बायर ने तो गुड फेथ में ही खरीदा है ना, तो उसके पास ये राइट है कि वो गुड टाइटल ट्रांसफर करवा सकता है अपने नाम पे, और अगर कोई A और C से वापस मांगने आ जाएगा ट्रक, तो भी वो उसको वापस ट्रक नहीं देगा। क्लियर है? चलो। X agreed to purchase 300 tons of wheat from Y out of a large stock. X sent his men with sacks and 150 tons of wheat were put into a sack. Sacks मतलब एक बैग होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बैग। हाँ, ठीक है। Then there was a sudden fire and entire stock was gutted. Who will bear the loss? ये एग्जांपल अपन पुराने वाला ही है, अभी चल रहा था जो 300 टन का एग्रीमेंट किया था और उसने अपने लड़के को भेजा और उसने कहा 150 टन ऑफ व्हीट पर पुट इनटू अ सैक्स। 150 टन तो पैक हो गए हैं और आग लग गई। वही दो केस। तो वही दो केस हो जाएंगे आपके। हाँ जी, लिख सकते हो ना? चलो, जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें
पूछ रहे हैं कि वैलिड है या नहीं। हाँ वैलिड है, यस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कैसे हुआ? वैलिड ही तो हुआ, सेल तो वैलिड है क्योंकि बायर ने गुड टाइटल एक्वायर किया है। अच्छा, वैलिड का मतलब यही है कि वैलिड का मतलब यह है कि उसने गुड टाइटल एक्वायर किया, इनके बीच की सेल सही मानी जाएगी। तो ये जो सेल हुई वो तो इनवैलिड हुई, बी ने तो काम जो किया है वो इनवैलिड बनेगा। सेल तो वैलिड, अगर सेल इनवैलिड होगी तो इस केस में तो ये आंसर निकलेगा कि ए और सी अगर ट्रक वापस मांगे तो मांग सकते हैं वो, अगर आप सेल को इनवैलिड कहते हो तो। भले ही बी ने ये गलत तरीके से काम किया कि उनसे बिना पूछे ट्रक को बेच दिया, वो आपका आपसी मैटर है, लेकिन बायर ने गुड फेथ में जो आपसे ट्रक लिया है तो वो सेल वैलिड मानी जाएगी और गुड टाइटल ही ट्रांसफर किया हुआ माना जाएगा। कल को ए और सी आकर उससे ट्रक रिकवर नहीं कर सकते। सेल वैलिड है तभी तो रिकवर नहीं कर सकते हो, अगर सेल को इनवैलिड बोलोगे तो डिसीजन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो। The buyer took delivery of 20 tables from the seller on sale or return basis. 20 टेबल सेल और रिटर्न बेसिस पे ली थी और बिना चेक किए, समझ रहे हो, बिना चेक किए, तो आपकी ड्यूटी बनती है ना चेक करना। सब्सिक्वेंटली उसने 5 टेबल तो कस्टमर को बेच दी और कस्टमर कंप्लेन लेके आ गया क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट था। अब बायर ने क्या किया, सेलर को टेबल सारी की सारी रिटर्न कर दी। Was the buyer entitled to return the table to the seller? बताओ। उसको चेक करके लेनी चाहिए थी। अब मुझे बताओ कितनी ये रिटर्न कर सकता है और कितनी इसको लेनी ही पड़ेगी। रिटर्न 15 कर सकता है ये, देखो जरा। सेवेंथ है ना, तो वेयर द बायर रिसीव द कंप्लेंट ऑफ, हाँ ऊपर से पढ़ो। इन द गिवन केस सेलर हैज डिलीवर्ड 20 टेबल्स टू द बायर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बायर रिसीव्ड द टेबल्स विदाउट एग्जामिनिंग, तो आउट ऑफ दीज 20 टेबल्स ही सोल्ड 5 टेबल टू कस्टमर। अगर उसने कस्टमर को 5 टेबल सेल कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था उन 5 टेबल को, he has accepted 5 tables out of 20. So when the buyer received the complaint of some defect in the tables, he wanted to return all the tables to the seller. So according to provision of law, he is entitled to return only 15 tables to the seller and not 5 tables which has already sold to his customer. These tables are already accepted by him. So the buyer become liable under the doctrine of caveat emptor. अभी caveat emptor का भी आगे मूल आएगा आपका, आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा कैविट एम्प्टर। क्या होता है? सेकंड वाला इसका मतलब होता है, फोर्थ में आगे पता नहीं सेकंड। लेट द बायर बिवेयर, बायर को सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि उसको टेबल को एग्जामिन कर लेना चाहिए था, नहीं की तो रिस्क किसका, बायर। ठीक है, चलो। ये और भी होते हैं ये बिजनेस में लास्ट चैप्टर था, कैविट एम्प्टर, इससे रिलेटेड एक और डॉक्ट्रिन भी है। चैप्टर नहीं था मैम, ये जो आए थे लेट द बायर बिवेयर और एक सेलर का भी आता है ना। इस केस में लेट द बायर बिवेयर में हम रिस्क बायर पे डालते हैं ना, ऐसा ही एक और डॉक्ट्रिन है जिसमें हम रिस्क सेलर के ऊपर डालते हैं। उसमें क्या होता है, मुझे भी याद है, अभी मैंने वीडियो देखा था। ए डिलीवर्ड अ हॉर्स टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, सुन लो भाई। ए ने बी को एक घोड़ा डिलीवर किया था, एग्रीमेंट में प्रोवाइड किया गया था कि बी उस घोड़े को ट्राई करेगा कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए, और फिर उसको वापस कर देगा अगर उसको वो घोड़ा पसंद नहीं आया। अब तीसरे ही दिन क्या हुआ, घोड़ा मर गया, हॉर्स डाइड, लेकिन उसमें बी की कोई गलती नहीं थी, बी की उसमें कोई गलती नहीं थी। अब मुझे बताओ, ए ने बी के ऊपर केस कर दिया कि मुझे प्राइस की रिकवरी करो, क्या ए बी के ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैम उससे बेचा कोई था, ऑनरशिप तो उसके पास थी। अभी ऑनरशिप किसके पास थी? ए के पास। अगर घोड़ा 9वें दिन मरता तो बी और मैं फॉल्ट भी नहीं था बी का, फॉल्ट होता तो अलग बात थी, फॉल्ट भी तो नहीं था। पर हाँ, पहली बात तो ये कि अभी दिन आपके बीच में थे तो ओनरशिप आपके पास थी, दूसरा बी की कोई गलती नहीं थी जो आप रिस्क उसके ऊपर डाल सको। ठीक है, तो देयरफॉर ओनरशिप ऑफ हॉर्स स्टिल बिलोंग्स टू ए,
B will be considered as the owner of horse only when B does not return the horse after 8 days. अगर 8 दिन बाद वो घोड़े को वापस नहीं करता तो B उसका ओनर माना जाता, और उसके बाद अगर घोड़ा मर जाता तो रिस्क किसका था? B का था। तो सूट जो फाइल किया है A ने फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस इज इनवैलिड एंड ही कैन नॉट रिकवर द प्राइस फ्रॉम B। अब ये आपका जो केस है ये इनवैलिड है, आप इसमें रिकवरी नहीं कर पाओगे। अब वैलिड और इनवैलिड समझ में आ रहा है? वैलिड होगा तो आपके पास राइट्स भी जनरेट होंगे, और अगर इनवैलिड होगा तो आपके पास राइट्स भी जनरेट होंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग